हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा है जी यूनिट नंबर 3। ठीक है जी। और यूनिट नंबर 3 का जो नाम है वो नाम है जी डबल एंट्री सिस्टम, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। और अब तक इस ये जो यूनिट्स है, ठीक, अकाउंटिंग बेसिक्स जो स्टडी नोट नंबर है उसमें यूनिट नंबर 3, उसको मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अब तक लास्ट क्लास तक हम लोग 2 पार्ट उसके कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। आज की क्लास में मैं कवर करने वाला हूं इसका पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 है जी आपका बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। और आज इस टॉपिक की फर्स्ट क्लास है, तो स्टार्ट करेंगे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे स्टडी नोट नंबर 1, जिसका नाम है जी अकाउंटिंग बेसिक्स, यूनिट नंबर 3, डबल एंट्री सिस्टम, अकाउंटिंग इक्वेशन उसके बाद हमने पढ़ा। उसके बाद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, सब्सिडरी बुक, कैश बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे जी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ये कैसे चलता है देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होता है जी, इनपुट करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई इवेंट्स होता है जो एटलीस्ट फाइनेंशियल नेचर का हो। ठीक है जी। तो इनपुट क्या किया हमने, इकोनॉमिक इवेंट मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। कहने का मतलब बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन है, जो भी इवेंट्स है जो फाइनेंशियल नेचर का है, वो हमने इनपुट किया। उसके बाद स्टार्ट हुई जी अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट हुई। अब अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या हुआ, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है जी। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किस किस को बोला जाता है, ये बोला जाता है जी जर्नल एंट्रीज को या फिर सब्सिडरी बुक्स को। उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल्स चल रही है जी, और नेक्स्ट स्टेप आ गया अकाउंटिंग साइकिल में लेजर पोस्टिंग करना। लेजर के बाद नेक्स्ट है जी आपका ट्रायल बैलेंस बनाना, और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाना। ठीक। तो ये अकाउंट से अकाउंटिंग साइकिल चली, और फाइनली क्या आ गया जी, आउटपुट आ गया। आउटपुट मींस जो भी आउटपुट आया उसको हमें क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के जो यूजर्स हैं उन तक उन आउटपुट को कम्युनिकेट करना। अब बात आती है सर यूजर्स कौन कौन होते हैं अकाउंटिंग के। तो कुछ होते हैं जी इंटरनल यूजर, और कुछ होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में मैनेजर, ये पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर्स, ये सब कौन है जी, इंटरनल यूजर्स है। बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं। तो इसमें एक्सटर्नल यूजर है जी इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कस्टमर। ठीक है जी। ये था आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था, हमने इनपुट किया ट्रांजेक्शंस को, और फाइनली जो आउटपुट आया उसको हमने कम्युनिकेशन किया टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बात करते हैं स्टेप्स इन अकाउंटिंग प्रोसेस। कहने का अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स आए। तो सबसे पहले क्या होता है जी, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी कोई इवेंट होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब वाउचर्स हो सकता है, बिल हो सकते हैं जैसे परचेज का बिल या सेल का बिल, डेबिट नोट हो सकता है, क्रेडिट नोट हो सकता है। ठीक है जी। इस तरह से बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। उसके बाद उस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, बिल के बेसिस पे या वाउचर के बेसिस पे हम क्या करते हैं जी, ओरिजिनल एंट्री पास करते हैं। कहां पे करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जर्नल एंट्री पास करते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं जी, लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनली क्या बनाते हैं जी, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, बात करते हैं जी जर्नल एंट्रीज के बारे में। क्योंकि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ये जर्नल होता है या फिर सब्सिडरी बुक्स होता है। तो सब्सिडरी बुक्स हम बाद में पढ़ेंगे, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जी जर्नल पढ़ने वाले। तो द टर्म जर्नल कम्स फ्रॉम, कहां का वर्ड है जी, ये एक फ्रेंच वर्ड है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जर्नल एक फ्रेंच वर्ड है विच मींस, क्या मतलब होता है जर्नल का मतलब, कहां करते हैं एक एंट्री, एक डायरी में तो करते हैं। तो जर्नल मींस अ डायरी, एक डे बुक और लॉग बुक। ठीक है जी। तो द टर्म जर्नल कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मींस अ डायरी, एक डे बुक और एक लॉग बुक। बात करते हैं जी, इट रिकॉर्ड्स ऑल डेली ट्रांजेक्शन ऑफ ए ट्रेडर इन द ऑर्डर इन विच दे अकर्स। तो कहते हैं जो जर्नल होती है उसमें डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाते हैं वैसे वैसे उनको रिकॉर्ड करते जाते हैं। कहने का मतलब कौन से ऑर्डर में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ये रिकॉर्ड करते हैं जी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है जी, डेट वाइज। A journal may therefore be defined a book containing in a chronological order। कहते हैं जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। कहने का दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ डेट। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अगर एग्जाम में पूछा जाए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सा है, तो जर्नल होती है जी। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सीक्वेंस। ठीक, डेट वाइज, शोविंग डेट फॉर ईच ट्रांजेक्शंस, अमाउंट एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड एंड एन एक्सप्लेनेशन। कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कहते हैं जर्नल में जो फॉर्मेट होता है सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, उसके अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ, उसके बाद क्या लिखते हैं जी एलएफ, उसके बाद कितने अमाउंट से डेबिट हुआ कितने अमाउंट से क्रेडिट हुआ, और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जिसको हम नरेशन बोलते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर क्लासिफाइड, ये हम सबको पहले से पता है। बिजनेस में केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के हैं। क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकाउंट्स 5 टाइप्स के होते हैं, असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस कैटेगरीज of accounts such as asset, liabilities, capital, revenue and expenses. After such classification, these accounts are debited or credited। ये मैंने लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन दो अकाउंट हुए, कौन सा है जी, कौन सा पर्सनल है कौन सा रियल है, फिर रूल अप्लाई किया था कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज नोन एज जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन। अगर बुक कीपिंग की बात करें तो जर्नल एंट्री करना बुक कीपिंग का पहला स्टेप है। वेयरएज रिकॉर्डेड इन जर्नल आर नोन एज एंट्रीज। जबकि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको एंट्रीज बोलते हैं। ठीक, बात करते हैं जी फंक्शन क्या क्या होते हैं जर्नल के। तो सबसे पहला फंक्शन है जी एनालिटिकल फंक्शन। कहने वाला ईच बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एनालाइज्ड इनटू टू एस्पेक्ट, फर्स्ट इज डेबिट एस्पेक्ट एंड सेकंड इज क्रेडिट एस्पेक्ट। दिस हेल्प टू फाइंड आउट हाउ ईच ट्रांजेक्शन विल फाइनली अफेक्ट द बिजनेस। ठीक बात है जी, सबसे पहले जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो उसको एनालाइज करना, उसके डेबिट एस्पेक्ट को एनालाइज करना, उसके क्रेडिट एस्पेक्ट को एनालाइज करना। उसके बाद देखना ये जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है इसका बिजनेस के ऊपर क्या फाइनेंशियली इफेक्ट आएगा। जैसे मैंने जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था और जब हम गुड्स परचेज कर रहे थे तो मैंने क्या कहा था, फाइनेंशियल क्या इफेक्ट आया, मैंने कहा सर एक असेट कम हो जाएगी और दूसरी असेट इंक्रीज हो जाएगी। कैश तो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया, तो स्टॉक क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। ठीक है जी, इस तरह से फाइनेंशियल इफेक्ट चेक करना है।
उसके बाद रिकॉर्डिंग द फंक्शन। अकाउंटेंसी इज बिजनेस लैंग्वेज, ठीक बात है जी। बिजनेस को डिफाइन करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसको ही तो अकाउंटेंसी बोलते हैं। विच हेल्प टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, और जितने भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे पहली एंट्री ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कौन सा प्रिंसिपल? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ईच सच रिकॉर्डिंग एंट्री इज सपोर्टेड बाय नरेशन, और हर एंट्री के बाद क्या होता है जी, एक नरेशन दे रखा होता है जो उस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करता है। विच एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इन सिंपल लैंग्वेज। नरेशन मीन्स टू नरेट, दैट इज टू एक्सप्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। नरेशन मीन्स टू नरेट, दैट इज टू एक्सप्लेन। इट स्टार्ट, और इसको जब स्टार्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं जी, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नेक्स्ट है जी थर्ड फंक्शन है हिस्टोरिकल फंक्शन। इट कंटेन ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हिस्टोरिकल का मतलब क्या हो गया जी, जो हमने डेट वाइज जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, अब मान लो फ्यूचर में वो रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं ना। जैसे फ्यूचर में मान लो कोई मेरे पास कोई डेटर आया, मैंने कहा आपसे मुझे 2 लाख रुपए लेने हैं, उसने कहा सर 2 लाख कैसे लेने हैं, मेरे हिसाब से तो आपको 1,80,000 देने हैं। अब जो मैंने क्रोनोलॉजिकल जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो डेट वाइज जो एंट्री कर रखी है, तो मैं क्या करूंगा जी, अपनी वो एंट्री सारी सारी उठाऊंगा, मैं चेक करना शुरू करूंगा। मैं कहूंगा अच्छा एंट्री चेक करो, इस डेट की एंट्री, इस डेट की एंट्री, इस डेट की एंट्री। तो इस तरह से जब ट्रांजेक्शन चेक करूंगा तो हो सकता है गलती मेरे पास हो, या हो सकता है गलती सामने वाले के पास हो, उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो इट कंटेन ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है जी, इसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे एडवांटेज ऑफ जर्नल। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज। तो सबसे पहला एडवांटेज इज क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। बहुत आसानी होती है जब डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते हैं और किसी एरर को जब फाइंड करना होता है, हमसे गलती हो गई, अब उस एरर को डिटेक्ट करना है, तो उस डेट पे जाके उस ट्रांजेक्शंस को चेक कर सकते हैं। इट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन एज एंड व्हेन इट हैपेंस, सो इट इज पॉसिबल टू गेट ए डिटेल्ड डे टू डे इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा एडवांटेज है जी मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। The nature of the transaction and its effect on the financial position of the business is determining by recording and analyzing into debit and credit aspect। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, जब डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एरर्स होने के चांसेस क्या हो जाते हैं जी, कम से कम हो जाते हैं। नरेशन, इट एक्सप्लेन, इट मींस एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। ठीक बात है जी, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जैसे मैंने लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक, वाई से मैंने पैसा रिसीव किया, किस रिगार्डिंग रिसीव किया वो नरेशन में लिखा होगा। ठीक, अगर वो मेरा डेटर है तो डेटर के रिगार्डिंग, अगर मैंने उसको कभी फर्नीचर सेल किया था तो फर्नीचर जो सेल किया था उसके रिगार्डिंग पैसा रिसीव किया, तो वो सारा अपने को नरेशन से पता लगता है। नेक्स्ट है जी हेल्प टू फाइनलाइज द अकाउंट। जर्नल इज द बेसिस ऑफ लेजर पोस्टिंग, एंड लेजर से बनता है जी ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से बनते हैं फाइनल अकाउंट। अल्टीमेट अगर कोई ट्रांजेक्शंस का पता करना है तो वो जर्नल पे जाके पता करना पड़ेगा। तो ट्रायल बैलेंस हेल्प टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ जर्नल। तो अभी अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जर्नल भी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होती है, और सब्सिडरी बुक्स भी क्या होता है जी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री होता है। तो इन दोनों का नाम डिफरेंट डिफरेंट क्यों है? एक का नाम है जर्नल, एक का नाम है सब्सिडरी बुक। तो होता क्या है, जो स्मॉल साइज का बिजनेस होता है, स्मॉल साइज मतलब जहां पे ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी कम होती है, तो वहां पे क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए एक सिंगल डायरी मेंटेन करते हैं। ठीक, उस सिंगल डायरी को बोलते हैं जी, स्मॉल बिजनेस के केस में
एक सिंगल डायरी मेंटेन करते हैं, उस सिंगल डायरी को बोलते हैं जर्नल। ठीक बात है जी। लेकिन इन केस ऑफ बिग बिजनेस हाउस, अगर मैं बड़े बिजनेस की बात करूं, बड़े बिजनेस का मतलब जहां पे ट्रांजेक्शन्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, और उन बुक्स को बोलते हैं जी सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। किस केस में? बिग बिजनेस के केस में। तो पढ़ते हैं इसको। इन अ स्मॉल बिजनेस जनरली वन जर्नल बुक, ए सिंगल डायरी is maintained, and then entries are posted from there to the ledger. Ledger is a book in which various accounts are open. ठीक है जी। But in case of big business house, transactions are directly recorded into various special journal. यहाँ वर्ड लगा है जी वेरियस, मतलब डिफरेंट टाइप की जो बुक्स मेंटेन कर रखी है उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंपल जर्नल। और ये होती है जी स्पेशल टाइप्स ऑफ जर्नल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है तो परचेज बुक, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स का ट्रांजेक्शन है तो सेल्स बुक। इस टाइप से डिफरेंट टाइप्स की बुक्स मेंटेन करते हैं, जिसको बोलते हैं जी सब्सिडरी बुक्स। जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है, क्योंकि अपने अभी पढ़ रहे हैं जी जर्नल पढ़ रहे हैं, सब्सिडरी बुक पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है जी। हाउ टू जर्नलाइज, तो ये तो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं। मैंने कहा जैसे कोई ट्रांजेक्शन था जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना कि ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं है। ठीक है जी, आइडेंटिफाई कर लिया फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसमें दो अकाउंट आए, एक आया जी कैश अकाउंट और एक आया जी आपका कैपिटल अकाउंट। कौन सा ट्रांजेक्शन है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश आपका रियल अकाउंट है या फिर मैं बात करूं असेट अकाउंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट है और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैपिटल कैपिटल अकाउंट है। अब जब बिजनेस स्टार्ट किया तो रियल अकाउंट का रूल होता है जी डेबिट व्हाट कम्स इन, तो पैसा आया डेबिट कर देंगे। और कैपिटल बिजनेस का जो ओनर है उसने बिजनेस को पैसा दिया, तो रूल कहता है क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी, ये ट्रेडिशनल के रूल थे। अब बात करते हैं रूल अप्लाई करेंगे मॉडर्न के। तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, और असेट हमेशा डेबिट करने से इंक्रीज और कैपिटल क्रेडिट करने से इंक्रीज होती है। तो इसी टाइप से जर्नलाइज करना है। तो सबसे पहले कहते हैं ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है उनको आइडेंटिफाई करना, जैसे कैश और कैपिटल। उसके बाद क्लासिफाई करना कि कौन सा पर्सनल है, रियल है, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न दोनों तरह से मैंने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद क्या करना जी? रूल अप्लाई करना। तो ये मैंने रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इस टाइप से जर्नलाइज करना है। उसके बाद एंट्री की मैं बात करूं तो एंट्री जो होती है टू टाइप्स की एंट्री होती है। कुछ बच्चों से पूछा जाए तो कुछ बच्चे कहते हैं सर एंट्री तो बहुत टाइप्स की होती है। सिंपल एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, ट्रांसफर एंट्री होती है। ठीक, तो सर एंट्रीज तो बहुत टाइप्स की होती है, तो अपने को एग्जाम में आंसर इतने टाइप्स का नहीं देना। अपने को कहना है सर एंट्री जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है जी सिंपल एंट्री, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। और दूसरी एंट्री कौन होती है जी? दूसरी एंट्री होती है आपकी कंपाउंड एंट्री होती है, जब दो या तीन एंट्रीज को एक साथ मिलाकर कर देते हैं तो उसको बोलते हैं जी कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। ठीक, अ सिंपल जर्नल एंट्री कंटेन ओनली वन डेबिट एंड ओनली वन क्रेडिट, जबकि कंपाउंड में एक से ज्यादा डेबिट हो सकते हैं और क्रेडिट हो सकते हैं, या एक से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं और डेबिट हो सकते हैं। An entry contain more than one debit or credit or both. That entry is known as compound journal entry. ठीक है जी। Thus a compound journal entry may be recorded in any of the following three way.
बाय डेबिटिंग वन अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो सकते हैं। एक अकाउंट क्रेडिट हो सकता है और एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो सकते हैं, या एक से ज्यादा डेबिट होंगे और एक से ज्यादा ही क्रेडिट होंगे, तो उसको बोलते हैं जी कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 मई को अपने ने सैलरी पे की और अपनों ने रेंट पे किया, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, अलग अलग एंट्री कर दी, सिंपल एंट्री कर दी, जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अकाउंटेंट चाहता तो सेम डेट की एंट्रीज है, तो इसको कंपाउंड एंट्री भी कर सकता था। क्या कर सकता था, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अकाउंटेंट कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होना चाहिए, कहीं अकाउंटेंट सोच ले कि 10 दिन की एंट्रीज एक साथ कर दूंगा, नहीं। जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो डेट वाइज रिकॉर्ड होते हैं, क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे चलना है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन की एंट्रीज एक साथ कर देंगे, 1 से 10 तारीख की एंट्री 10 तारीख को कर देंगे, इतना इंटेलिजेंट नहीं बनना है, वो एग्जाम में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन वी मैच द फर्स्ट टू सिंपल एंट्रीज with the converted compound entry, we find that there is no difference between them। क्यों, जितने से डेबिट हुआ 14,000 से, तो यहां भी 14 से डेबिट हो रहा है, क्रेडिट 14 से हुआ तो यहां भी क्रेडिट कितने से हो रहा है, 14,000 से हो रहा है। The compound entries save time and space। Such entries are passed when two or more transaction occur on the same day, तभी एंट्री कर सकते हैं जी कंपाउंड एंट्री। आगे चलेंगे, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आगे जी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गए, एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे इसको। पढ़ेंगे पढ़ेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन पे। तो देखेंगे जी, पहला पॉइंट, मिस्टर विकास एंड मिसिस वेवी होगा। विकास कैसे हो, मिस्टर कैसे हो सकता है, हु आर हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्ट कंसल्टिंग बिजनेस by bringing in their personal cash of ₹5 लाख रुपए विकास लेकर आया एंड 2,50,000 विभवी ने इंट्रोड्यूस किए और बिजनेस को स्टार्ट किया, कंसल्टिंग एक फर्म स्टार्ट की। तो एंट्री करूंगा जी, क्या डेट दे रखी है, नहीं दे रखी, तो पहला पॉइंट डेट की जगह इसमें क्या ले लेंगे, सीरियल नंबर ले लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 7,50,000 रुपीज टू विकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी, टू विकास कैपिटल अकाउंट। विकास ने बिजनेस में लगाई थी 5 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए, तो विकास का हमने क्रेडिट कर दिया 5 लाख से, एंड टू वैभवी कैपिटल अकाउंट, और वैभवी ने लगाई थी 2,50,000, ठीक है जी। यहां पे क्या आ जाएगा, नरेशन आ जाएगा, और नरेशन कैसे लिखते हैं, बीइंग करके लिखते हैं जी। क्या लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। आगे दे रखा है फर्नीचर परचेज किया 25,000 का, कैश में परचेज किया, ठीक है। तो एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
कैश में परचेज किया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, नरेशन लिख देंगे यहां पे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। कितने का फर्नीचर खरीदा? ये फर्नीचर खरीदा जी 25,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखा है, ओपन ए करंट अकाउंट विद पीपी नेशनल बैंक बाय डिपॉजिटिंग रुपीज 1 लाख। कहता 1 लाख रुपीज हमने पीपी नेशनल बैंक में डिपॉजिट किया और अपनों ने क्या किया, बिजनेस का एक करंट अकाउंट ओपन किया। ठीक है जी, इसकी एंट्री करेंगे, थर्ड एंट्री, पीपी नेशनल बैंक अकाउंट डेबिट, क्या डिपॉजिट किया हमने? कैश डिपॉजिट किया, तो मैंने लिखा जी टू कैश अकाउंट। बीइंग करके लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट। कितना डिपॉजिट किया बैंक में? 1 लाख रुपीज डिपॉजिट किया। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 पे। फोर्थ पॉइंट दे रखा अपने को, पेड ऑफिस रेंट 15,000 फॉर द मंथ बाय चेक टू मेसर्स रियलेटर्स प्रॉपर्टीज। तो किसी को भी पे किया, पार्टी का नाम नहीं आएगा। हमने क्या पे किया जी? रेंट पे किया, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, और चेक से पेमेंट किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां लिखेंगे जी बीइंग रेंट पेड बाय चेक, और रेंट का अमाउंट है जी 15,000 रुपीज। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 पे। आगे देखिए जी, बोट ए मोटर कार वर्थ रुपीज 4,50,000 फ्रॉम मिलेनियम मोटर्स by making a down payment of 50,000 by check and the balance by taking a loan from HH बैंक। ठीक है जी, 4,50,000 रुपए की हमने कार परचेज की, 50,000 तो हमने डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी HH बैंक से हमने लोन लिया। तो एंट्री करूंगा जी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 4,50,000 की हमने कार परचेज की, 50,000 हमने इसी बैंक से चेक से पेमेंट कर दिया, तो हमने लिखा जी टू बैंक अकाउंट, और बाकी हमने लोन लिया तो मैंने यहां पे लिखा टू HH बैंक लोन अकाउंट। ठीक है जी, बीइंग कार परचेज फॉर रुपीज 4,40,000 मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 50,000 एंड बैलेंस बाय फाइनेंसिंग फ्रॉम HH बैंक। कितना? 4 लाख रुपीज हमने क्या किया जी? फाइनेंस करवा लिया। ठीक, उसके बाद आगे चलेंगे, पॉइंट नंबर 6, विकास एंड वैभवी carried out a consulting assignment for AA pharmaceutical and raise a bill for 10 लाख as consultancy fees। ठीक है जी,
तो कहते कंसल्टेंसी दी, कोई फार्मा की कंपनी थी, ए फार्मा कंपनी, और 10 लाख का एक बिल रेज किया, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 6 की एंट्री करेंगे, तो एंट्री करेंगे ए फार्मास्यूटिकल कंपनी अकाउंट डेबिट, टू कंसल्टेंसी फीस, कितने का बिल रेज किया? बिल रेज किया जी 10 लाख रुपए। नरेशन लिख देंगे, बीइंग विल रेज फॉर रुपीज 10 लाख फॉर कंसल्टेंसी फीस। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7, ये वापस वही है, ए फार्मास्यूटिकल हैव इमीडिएटली सेटल्ड 2,50,000 बाई वे ऑफ चेक। कहता है जो ए फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने 2,50,000 चेक से पेमेंट कर दिया, और बाकी उन्होंने कहा हम 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, और चेक हमने क्या किया जी उसी वक्त बैंक में जमा कर दिया। चलते हैं जी 7th पॉइंट की एंट्री करेंगे, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक हमने उसी वक्त इमीडिएटली बैंक में भेज दिया, टू ए फार्मास्यूटिकल कंपनी, ठीक है जी। कितना? 2,50,000 उन्होंने इमीडिएटली पे कर दिया बाय वे ऑफ चेक, और चेक हमने डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में। तो बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। उसके बाद आगे चलेंगे जी, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 8, सैलरी ऑफ वन रिसेप्शनलिस्ट एट द रेट ₹5,000 per month and one officer ₹10,000 per month. The salary for the current month is payable. कहता है सैलरी अभी पे नहीं की है, तो सैलरी तो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो चुका है, ठीक है जी। तो एंट्री करूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट, टू सैलरी पेबल अकाउंट, कितना हो गया जी? 15,000 का अमाउंट हो गया। यहां पे लिखूंगा नरेशन में, बीइंग सैलरी पेबल फॉर करंट मंथ, ठीक है जी। और यहां पे क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, तो टोटल आया जी, टोटल कर लेते हैं, यह 7,75,000, 790, 890, 1290, 13,40,000, 1340 के बाद आ गया जी ये 23,40,000, 25,90,000, 25,90,000 and 26,05,000। 26,05,000 ये मैंने आपको एंट्रीज करके दिखाई। फिर से एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल आया जी ये ठीक है जी, टोटल आया 26,05,000 रुपीज। उसके बाद देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को फुल स्क्रीन में देखेंगे,
ये फर्स्ट टू एंट्रीज, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंट्री, आप 6 और 7 को कंबाइंड कर सकते थे। क्या एंट्री करते 6 और 7 में? आप करते जी बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000, ए फार्मास्यूटिकल कंपनी अकाउंट डेबिट 7,50,000, टू कंसल्टिंग फीस 10 लाख रुपए। ठीक है जी। और ये इसकी लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 8। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ प्लांट 10,000, बैंक 8,000, स्टॉक 12,000। ठीक है जी। प्लांट, बैंक और स्टॉक से बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट एंट्री प्लांट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, एंड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अमाउंट देख लेते हैं, प्लांट है 10,000, बैंक है 8,000 और स्टॉक है 12,000। तो प्लांट अकाउंट डेबिट कितना जी? 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 8,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 12,000 एंड टू कैपिटल अकाउंट कितना? 20,000। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद प्लांट, बैंक एंड स्टॉक। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, बोट फर्नीचर फॉर रीसेल। फर्नीचर रीसेल के लिए लाए, इसका मतलब फर्नीचर असेट नहीं है, फर्नीचर क्या हो गया जी? गुड्स हो गया। और आगे लिखा है बोट फर्नीचर फॉर ऑफिस डेकोरेशन। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं, इसको अरेंज कर लेंगे। ठीक है, अपनी सीरियल वाइज करना है। तो कहता है फर्नीचर रीसेल के लिए लाए, तो पहले इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीसेल के लिए खरीदा, इसका मतलब गुड्स है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूं जी? टू बैंक अकाउंट। क्यों? क्योंकि मेरे पास कैश का तो बैलेंस ही नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मैंने बैंक के बैलेंस से बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास कैश का बैलेंस इस वक्त नहीं है, 5,000 रुपीज। एंड यहां भी मैंने लिख दिया जी 5,000 रुपीज। और नरेशन लिख देंगे बीइंग, ठीक है जी, जो भी नरेशन होगा, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर रीसेल। यहां टोटल लिख लेते हैं इसका, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या टोटल कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस नहीं है ये टोटल कैरी फॉरवर्ड है। कितना है जी? ये टोटल आ गया 25,000। 25,000। अगले पेज पे चलेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, $25,000 एंड 25,000। ठीक है जी। उसके बाद करेंगे थर्ड एंट्री। थर्ड पॉइंट दे रखा है, थर्ड नहीं है, सेकेंड का ही पार्ट है, उसी को कर रहा हूं। फर्नीचर ऑफिस के लिए परचेज किया, तो यहां पे उसी का सेकेंड का ही पार्ट कर रहा हूं जी। तो इसमें फर्नीचर ऑफिस यूज के लिए परचेज किया, तो एंट्री करूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
अभी तक बिजनेस में कैश नहीं है तो यहां पे लिखूंगा जी टू बैंक अकाउंट। 3000 का फर्नीचर परचेज किया। तो वैसे ही नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस डेकोरेशन। ठीक है जी। उसके बाद फिर से नंबर 1 दे रखा है तो मैं नंबर 1 ही लिख लेता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कहते पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश ₹2000। पर्सनल कैश से रेंट पे किया, मतलब अपने पर्सनल कैश लेकर आया बिजनेस में, फिर रेंट पे किया, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पर्सनल कैश लेकर आए इसलिए कैपिटल उसकी बिजनेस में इंक्रीज हो जाएगी ₹2000। ठीक है जी। यहां पे नरेशन लिख देंगे वैसे ही बीइंग करके। उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट। अगला पॉइंट दे रखा है जी सोल्ड फर्नीचर आउट ऑफ दोज फॉर रीसेल। जो फर्नीचर खरीदा था रीसेल के लिए, ठीक, वो फर्नीचर हमने 6000 रुपए में सेल कर दिया। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा कैश में सेल किया या बैंक में, तो मैं कैश में मान लूंगा यहां पे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है जी। कितने में सेल किया? 6000 पे सेल किया। और यहां पे वैसे ही नरेशन लिख देंगे बैंक लगाकर। ठीक है जी। और यहां लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड। टोटल आ गया इसका 25, 30, 36,000। अगले पेज पे चलेंगे, यहां पे लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। $36,000। ठीक है जी। उसके बाद एंट्री नंबर 3, पेड सैलरी टू मिस्टर एक्स ₹1200। और अगला देर का परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर मुखर्जी फॉर कैश 3000। तो पहले सैलरी की एंट्री करेंगे फिर गुड्स परचेज की एंट्री करेंगे। तो मैंने एंट्री की जी पहले सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹1200 से। ये लिखा जी मैंने 1200 एंड 1200। यहां लिख दिया बीइंग सैलरी पेड इन कैश। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 था गुड्स परचेज किया हमने कैश में, तो एंट्री करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। 3000 का हमने कैश में गुड्स परचेज किया, तो यहां पे लिखूंगा जी बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद चलेंगे अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर है जी 5। फिफ्थ पॉइंट दे रखा है जी आपका सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सेन ऑन क्रेडिट फॉर ₹8000।
तो यहां पे मैं एंट्री करूंगा क्रेडिट पे गुड सेल किया है, तो यहां पे एंट्री करूंगा मिस्टर सेन अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया जी? 8,000 रुपीज के गुड सेल किए। ठीक, और यहां पे नरेशन वैसे ही बीइंग करके, बीइंग गुड सोल्ड टू मिस्टर सेन ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, अमाउंट कितना है? 8,000। और यहां पे लिखूंगा टोटल कैरी फॉरवर्ड, तो टोटल आ गया जी ये 48,200 रुपीज। ठीक है, इस टोटल को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो अगले पेज पे लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। 48,200। ठीक है जी, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट नंबर 6, मिस्टर सेन रिटर्न गुड्स वैल्यूड ₹1,000। तो अभी अभी हमने मिस्टर सेन को गुड्स क्रेडिट पे सेल किया था और मिस्टर सेन ने 1,000 के गुड्स रिटर्न कर दिया, मतलब ये हो गया जी आपका सेल्स रिटर्न हो गया। तो पॉइंट नंबर 6 लिखा मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। टू मिस्टर सेन अकाउंट। ठीक है जी, इसने 1,000 के गुड्स रिटर्न किए, तो यह नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर सेन। उसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर सेन ऑफ 6,500 इन फुल सेटलमेंट। तो सेन को हमने 8,000 का सेल किया, जिसमें 1,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया, मतलब मिस्टर सेन से 7,000 रुपए लेने हैं और उसने 6,500 फुल सेटलमेंट में दे दिए। ठीक है जी, तो एंट्री करूंगा यहां पे कैश दिया ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश दिया फुल सेटलमेंट में? 6,500। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना हो गया जी? ये 500, क्योंकि लेना कितना था? 7,000 रुपीज लेना था। टू मिस्टर सेन अकाउंट, कितना? 7,000। ठीक है जी, बीइंग करके यहां नरेशन लिख देंगे, बीइंग 6,500 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सेन इन फुल सेटलमेंट, और यहां पे लिखेंगे टोटल कैरी फॉरवर्ड 56,200। अगले पेज पे आएंगे, लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। यहां लिखा है मैंने 56,200। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर है अपना 8, बोट गुड्स फ्रॉम मिस्टर बोस ऑन क्रेडिट। 5,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे परचेज किए, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, टू मिस्टर बोस, कितना जी? 5,000 रुपीज।
लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर बोस। उसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, रिटर्न गुड्स टू मिस्टर बोस ऑफ ₹500 एंड पेड टू मिस्टर बोस 4000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी, तो कंबाइंड एंट्री कर रहा हूं, एंट्री करूंगा मिस्टर बोस अकाउंट डेबिट, मिस्टर बोस को 5000 रुपीज हमें पे करने थे टू परचेज रिटर्न, जिसमें से 500 के गुड्स तो मैंने उसको वापस कर दिए। टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितना, 500 रुपीज। टू कैश पे किया, चेक से पेमेंट किया है, कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश पे कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट कितना, 4000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है जी, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना, 500 रुपीज। तो ये मैंने क्या किया जी, कंपाउंड एंट्री कर दी है। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिस्टर बोस 500 एंड पेड ₹4000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो यहां पे टोटल कर देंगे फाइनली, ये आ गई जी 66,200 एंड 66,200। ठीक है जी, उसके बाद फुल स्क्रीन में देखेंगे एक बार क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था और इसका हमने सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 3 ही ट्रांजेक्शन दे रखे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, प्लांट एंड स्टॉक। ठीक है जी, कर लेते हैं इसको। तो पहला पॉइंट, कैश अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, प्लांट एंड स्टॉक। और कैश कितना है जी, कैश है 50,000, प्लांट है 24,000 और स्टॉक है 4,000। तो ये आ गया जी आपका 78,000 का टोटल आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 एंड टू मिस अग्रवाल फॉर ₹10,000। ठीक है जी, तो कंबाइंड एंट्री कर देंगे, इसकी भी कंपाउंड एंट्री करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, मिस अग्रवाल अकाउंट डेबिट, टू सेल्स। तो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट टू मिस अग्रवाल। ठीक है जी, तो बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश 8,000 एंड टू मिस अग्रवाल फॉर ₹10,000। तो यहां लिख देंगे जी 18,000। तो ये टोटल कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका 96,000 हमने टोटल कैरी फॉरवर्ड किया।
अगले पेज पे चलेंगे, लिखेंगे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड 96,000 96,000। ठीक है जी। उसके बाद अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, देखा मिस अग्रवाल सेटल्ड हर अकाउंट लेस डिस्काउंट 600। ठीक है जी। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट जो डेबिट किया, ये डिस्काउंट अलाउड होता है टू मिस अग्रवाल। तो 10,000 लेने थे, 600 रुपए हमने डिस्काउंट दिया, कहने वाला 9,400 हमने कैश रिसीव किया, 600 हो गया जी डिस्काउंट, और ये लिख दिया जी हमने 10,000 रुपए। और नरेशन लिख देंगे बीइंग 9,400 रिसीव फ्रॉम मिस्टर अग्रवाल इन फुल सेटलमेंट। ठीक है जी। और यहां पे इसका टोटल कर देंगे, ये आ गया जी 1,06,000 आ गया। ठीक। उसके बाद आगे चलेंगे, टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। टॉपिक था जी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। अब मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, नॉमिनल अकाउंट कौन सा इसमें? नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट लॉस और एक्सपेंसेस के जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। एसबीआई अकाउंट, एसबीआई का जी एक बैंक है, और बैंक अकाउंट क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है। The process of recording business transaction in the books of original entry is called journal. प्रीपेड रेंट कौन सा अकाउंट है? प्रीपेड रेंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ये सारे सारे जी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, in an account if debit is greater than credit side the balance is known as debit balance। ठीक बात है जी, अगर डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। अ सेल ऑफ गुड्स टू राम फॉर कैश, अगर राम को कैश में सेल किया तो एंट्री होगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अ विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू। तो जब बिजनेस का जो प्रोप्राइटर है उसने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया तो एंट्री विज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कहते हैं किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। रेंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, लेजर कंटेन वेरियस अकाउंट्स इन इट, क्योंकि लेजर में बहुत तरह के हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंट्रीज फ्रॉम डे बुक टू लेजर इज कॉल्ड लेजर पोस्टिंग। द रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, जब लैंडलॉर्ड को हम रेंट पे करते हैं तो एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्वेश्चन में पूछा गया हमसे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द अकाउंटिंग इक्वेशन दैट इज बैलेंस शीट असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। The debt write-off
एज बैड डेट्स, कहता है वो बैड डेट्स जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, अब अगर उसका पैसा हमें रिकवर होता है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो क्रेडिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ये क्वेश्चन वैसे ट्रायल बैलेंस का है, क्वेश्चन नंबर 14। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, कहते हैं करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। देखो एक एंट्री थी, करेक्ट एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो रेंट आपने डेबिट किया जी, एक एग्जांपल ले रहा हूं, रेंट आपने डेबिट किया 500 से और कैश को आपने क्रेडिट किया 500 से, तो कहते हैं इस एंट्री को आपने दो बार पोस्ट कर दिया, फिर से आपने रेंट को डेबिट किया, फिर से आपने कैश को क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका मिल गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। The purchase on credit basis is debited to purchase account and credited to cash account, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता आपने परचेज क्रेडिट पे किया था तो परचेज डेबिट होना चाहिए था और क्रेडिटर क्रेडिट होना चाहिए था। ठीक, आपने क्या किया, 1000 अमाउंट है, आपने क्रेडिटर की जगह कैश लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक, अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस तब भी एग्री कर जाएगा। फिर कहता है आपने 500 रुपए का कैश पेमेंट किया क्रेडिटर को 50 से डेबिट किया, तो डेबिट में 50 लिखा आपने और क्रेडिट में 500 रुपए लिखा, तो इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रायल बैलेंस शो ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, इससे केवल कैलकुलेशन का पता लगता है, प्रिंसिपल का पता नहीं लगता। ये इसके आंसर्स है। कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है, ये मैं बता चुका हूं आपको। लाइबिलिटी अकाउंट जो होती है, लाइबिलिटी आपका पर्सनल अकाउंट होता है, वो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। एक बात बताओ, क्या रियल अकाउंट लाइबिलिटी हो सकती है? क्या बिल्डिंग आपकी लाइबिलिटी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लाइबिलिटी अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट अकाउंट, अब भैया इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है और इंटरेस्ट रिसीव्ड भी हो सकता है। पेड होगा तो डेबिट हो जाएगा, रिसीव्ड होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, तो कोई भी बैलेंस हो सकता है। ओपनिंग एंट्रीज आर जनरली पास थ्रू, ओपनिंग एंट्री किस बुक से करते हैं? ये वैसे सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है जी, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्रीज, ये सारी एंट्री जर्नल प्रॉपर से करते हैं, कहने का मतलब जर्नल से करते हैं। गुडविल कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट्स है। डेबिट बैलेंस इन ए नॉमिनल अकाउंट, अगर एक नॉमिनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो क्या है जी? वो आपका एक्सपेंडिचर है। प्राउंड पेमेंट के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। लेफ्ट हैंड साइड, एक अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड। If the debit side of goods account exceed the credit side, the difference will be closing stock। ठीक बात है जी, खरीदा तो गुड्स ज्यादा, बेचा कम, तो इसका मतलब क्या बच गया? क्लोजिंग स्टॉक बच गया। The balance of account will be shown in debit column of trial balance, तो असेट और एक्सपेंसेस में, असेट का बैलेंस भी क्या होता है जी? डेबिट बैलेंस होता है, और एक्सपेंसेस का बैलेंस भी क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो बैलेंस ऑफ असेट और एक्सपेंसेस अकाउंट विल बी शोन इन डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। असेट का भी डेबिट में आता है और एक्सपेंसेस का भी डेबिट में आता है। इक्विलिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मीन दैट द इंडिविजुअल अकाउंट आर आल्सो एक्यूरेट, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से केवल और केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगता है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट इन which show the balance or the total of all the accounts। ठीक है जी, ये वैसे क्वेश्चन जो है ना, ये ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन है, ये सारे पॉइंट में पढ़ाने वाला हूं आपको ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट which show the balance or total of the all accounts। लीज द बैलेंस, ट्रायल बैलेंस लीज द बैलेंस एंड द टाइटल ऑफ अकाउंट इन द लेजर। ठीक है जी, इसमें ट्रायल बैलेंस आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस को बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा असेट साइड ही आता है। और ट्रायल बैलेंस
ऑफ लाइबिलिटीज अकाउंट विल बी शोन ऑन क्रेडिट कॉलम ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, बैलेंस शीट में जो लाइबिलिटीज साइड दिखाते हैं वो ट्रायल बैलेंस में किस साइड दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। राम के पास असेट है जी 20,000 रुपए और लाइबिलिटी है 4,000 रुपए। कहने का मतलब कैपिटल कितनी हो जाएगी? असेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल, दैट इज 16,000 रुपए। ट्रू है। डेप्रिसिएशन क्या लॉस है? यस, डेप्रिसिएशन लॉस है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन टू लुकास पेसियोली। यस, दिस इज ट्रू। प्रॉफिट और लॉस है नो इफेक्ट ऑन नेटवर्थ। फॉल्स है जी, प्रॉफिट एंड लॉस से नेटवर्थ पे इफेक्ट आता है। अगर प्रॉफिट होता है तो नेटवर्थ इंक्रीज होती है और लॉस से नेटवर्थ डिक्रीज होती है। कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है, ये भी फॉल्स है। ट्रायल बैलेंस इज फाइनल अकाउंट। फॉल्स। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस कंटेन द बैलेंस ऑफ ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट। फॉल्स है जी, ट्रायल बैलेंस में contain the balance of all account, personal, real or nominal. After preparation of ledger, the next step is the preparation of trial balance. Yes, this is true. Journal is known as books of final entry. No, journal is known as books of original entry or prime entry. तो final entry क्या होता है? ledger होता है। Trade discount will be entered in the books of account. Trade discount will not be recorded in the books of account. False है जी। मैच द फॉलोइंग करते हैं जी। सैलरी अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है। फर्नीचर आपका एक रियल अकाउंट होता है। ठीक। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। मॉडर्न एकेडमी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है और ड्राइंग्स आपका पर्सनल अकाउंट है जी। उसके बाद आगे चलेंगे। ग्रुप बी, सैलरी अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है। गुडविल अकाउंट आपका रियल अकाउंट है। हरीश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है जी। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो इसी के साथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो यूनिट नंबर 3 स्टडी नोट नंबर 1 का जो यूनिट है आपका, थर्ड यूनिट है, उसमें भी पार्ट 3 है। फर्स्ट पार्ट मैंने कवर किया था आपका यूनिट 3 की फर्स्ट क्लास में, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। सेकेंड पार्ट था जी अकाउंटिंग इक्वेशन और आज की क्लास में मैंने आपका कवर किया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है जी, आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। अब मिलेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, और जब तक मैं ना मिलूं तब तक अपनी स्टडी पे ध्यान देते रहना, स्टडी करते रहना। ठीक है जी।